हेलो बच्चों, आज हम वैद्युत धारा के दूसरे भाग को लाए हुए हैं। यदि आपने इससे पहले वाली भाग की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, अब आपका अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। चलिए बच्चों, जैसे क्वेश्चन है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन करना है। ठीक है, चलिए बच्चों, सबसे पहले हम इसके निगमन करने के लिए हम आपको ये बताएंगे कि आपने इससे पहले एक डेरिवेशन प्रूव कर चुके हैं। कौन कौन सा लिखोगे? वी नो डैट, हम जानते हैं, हम जानते हैं, ये आप प्रूव कर चुके हैं। हम जानते हैं I बराबर NeAVD, इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं। ये है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, अब इसके बाद एक फार्मूला और था ना। अब चालक के सिरों पर विभवांतर, ठीक है, इसका फार्मूला भी आप प्रूव कर चुके हैं। हमने प्रूव करवाया था, याद है? V बराबर VD ml बटे ई टाउ। ठीक है, ये फार्मूला इससे आया था, जो अनुगमन वेग का मैंने फार्मूला बताया था एक बार, ये वीडियो 1 में, इसी के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मिल जाएगा। यहाँ से अगर V का मान निकालेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब VD का मान ये निकाल के यहाँ रखो, चाहे यहाँ से VD का मान निकालो, ये आएगा। यही वैल्यू यहाँ पुट करना है। ठीक है, अब ऐसे भी VD का मान जब निकालेंगे तो यही आएगा। ठीक है, यहाँ से VD का मान निकालोगे, ई टाउ इसके इंटू में चला जाएगा, ml डिवाइड में चला जाएगा। अब लिखेंगे VD का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, अगर हम समीकरण 1 में रखें तो क्या आएगा? I बराबर NeAVD, ये आएगा ना। अब VD का मान क्या होगा, देखना बहुत ध्यान से। NeAVD का मान है EV टाउ बटे ml। तो यहाँ से कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा ना? चलिए, क्या क्या दिख रहा है हमको? हम यहाँ से V का मान निकालना चाहते हैं। हम जब V का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, बहुत ध्यान से बताइएगा आप हमें। ठीक है, V निकालेंगे, ये इंटू में चला जाएगा I के, I बराबर ml इंटू में चला जाएगा और डिवाइड में सब आ जाएगा। N E का गुणा E में करेंगे, E स्क्वायर A और टाउ बराबर में V बचेगा, तो V बराबर हो जाएगा I ml NE स्क्वायर A टाउ। हम मान लेट कर रहे हैं। लेट माने माना क्या माना बेटा? कि R की वैल्यू होती है ml NE स्क्वायर A टाउ, जो कि ये कांस्टेंट है, नियतांक है। क्या है? नियतांक, जिसे हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। ये वैल्यू अगर यहाँ पुट कर लेते हैं, ये R है, तो ये ओम का नियम आ जाएगा। ठीक है, जो कि एक नियतांक होता है, यही ओम का नियम है। यहाँ से R का मान निकालोगे तो V बटे I आ जाएगा। ठीक है, यही ओम का नियम है। नियम नोट कर लो बच्चों, वीडियो को रोक कर। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग आपके स्क्रीन पर क्या कह रही है, पढ़ लीजिए। वैद्युत ऊर्जा क्या होता है बच्चों? वैद्युत ऊर्जा, जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन लगातार धनायन से टकराते रहते हैं, जिससे वैद्युत ऊर्जा का रूपांतरण लगातार ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। ठीक है, हमें इसी ऊष्मीय ऊर्जा का निर्धारण करना है। तो बच्चों, जितना ऊर्जा रूपांतरण होता है, कन्वर्ट होता है, उसी ऊर्जा को हम लोग वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जैसे माना चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर V है, प्रतिरोध R है, और यदि चालक तार में प्रवाहित धारा I हो तो व्यय ऊर्जा निम्न प्रकार के होगा। आइए बच्चों, हम एक एक चीज़ को आपको हम दिखाते हैं। देखिए बच्चों, वैद्युत ऊर्जा क्या होता है आप समझ गए ना। ये जो तार में जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धनायन से टकराते हैं तो उसमें ऊर्जा की एक हानि होती है। उसी ऊर्जा की जो हानि हो वही वैद्युत ऊर्जा होता है।
जैसे इसका फार्मूला समझिए पहले आप, V बराबर W बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा V इंटू क्यू, वैद्युत विभव वाले फार्मूले से आता है, या वैद्युत विभवांतर वाला फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये वाला क्यू नॉट से, इसी फार्मूले से ये आया है। क्यू नॉट को हमने क्यू मान लिया है, ठीक है। ये किसका फार्मूला होता है? वैद्युत विभव का, वैद्युत विभव का ये फार्मूला होता है, ठीक है बच्चों। इसी फार्मूले से ये आया है। अब देखिए यहाँ पर ये वैद्युत ऊर्जा, यहाँ पर W जो है ये वैद्युत ऊर्जा है, ठीक है। एक ये फार्मूला होता है, ये वोल्टेज होता है, ये आवेश होता है। अगर हम यहाँ एक फार्मूला होता है ये Q बराबर I इंटू टी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आवेश का फार्मूला होता है। किसका होता है ये? आवेश का। अगर ये मान रखें यहाँ पर Q का मान रखने पर, तो W बराबर फार्मूला आ जाएगा कि V, इसका मान IT होता है, तो एक फार्मूला ये आ जाएगा आपके पास, न्यू फार्मूला, ठीक है। अब आपने ओम का नियम सभी फार्मूला पढ़ा है, V बराबर IR पढ़ा है ना, V बराबर IR। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो एक नया फार्मूला आएगा। V की वैल्यू कितनी है? IR, और IT एक पहले से, इस V का मान पुट कर दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो आएगा I स्क्वायर RT, एक फार्मूला ये आ जाएगा। एक फार्मूला ये आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ फार्मूला नंबर 2 भी तैयार हो गया। फार्मूला नंबर 1 इसे मानते हैं, इसे दूसरा मानेंगे, ये मेरा तीसरा फार्मूला हो गया, ठीक है, I स्क्वायर RT। और एक बात, यदि यहाँ से हम I की वैल्यू निकालें तो VYR आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब ये I का मान यहाँ रखें तो एक और फार्मूला बन जाएगा, VYR का होल स्क्वायर RT, आएगा कि नहीं आएगा? अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो I स्क्वायर V स्क्वायर R स्क्वायर RT, एक R स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो W का मान एक आएगा V स्क्वायर T बटे R, एक ये फार्मूला आ जाएगा, नया फार्मूला, ठीक है। एक ये फार्मूला आ गया। अब आप क्या करेंगे, ये फार्मूला नंबर 3 हमारा हो गया, ठीक है, ये फार्मूला हो गया। और एक बात, तो एक उष्मीय ऊर्जा का फार्मूला भी होता है, आप लोगों ने पढ़ा है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था। ये वैद्युत ऊर्जा हो गया। अब इसी में देख लीजिए उष्मीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा की परिभाषा अगर आपको देना है तो इसी में दे सकते हैं। कैसे बेटा? जब वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा में 4.2 का भाग दे दें, भाग देने, जब ना देने पर उष्मीय ऊर्जा प्राप्त हो जाता है, उष्मीय ऊर्जा प्राप्त होता है। इसका मात्रक कैलोरी होता है। क्या होता है बच्चों? कैलोरी। देखो बेटा, अब एक बता दे, 1 जूल में 4.2 क्या होता है? 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है, ठीक है। 1/, ये 1/, में चला जाएगा ना, 1/4.2 कैलोरी होता है, ठीक है। मतलब 1 कैलोरी में, ठीक है, 1 कैलोरीज में 4.2 जूल होता है, ठीक है, 4.2 जूल। तो इसी वजह से 4.2 का हम भाग देते हैं कैलोरी में बदलने के लिए। जैसे एक उदाहरण देखिए, H बराबर है तो W बटे क्या होगा? कैलोरी मात्रक होगा, ठीक है। अब जैसे आप ये समझिए कि W बराबर क्या होगा? 4.2, तो अब ये कैलोरी में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाता है? कैलोरी में। अब यहाँ सारा मान रखो, अगर W का पहला मान रखें V गुणे Q बटे 4.2, तो एक ये फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। अगर W का मान हम ये वाला रखें तो H बराबर एक फार्मूला हो जाएगा VIT बटे 4.2। सबके आंसर किस में होगा? कैलोरी में, शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ये तीसरा आंसर मेरा मिल गया। अगर हम फिर से किसकी वैल्यू रखें, अगर हम ये वाला मान रखते हैं तो एक और फार्मूला हमको मिल जाता है। वो फार्मूले का क्या नाम है बेटा? आइए देखते हैं कि I स्क्वायर RT बटे 4.2, ठीक है।
और अगर हम ये एक मान और पुट करते हैं ये वाला, तो आएगा v²t/4.2r, एक फार्मूला और मिलेगा हमको। ये सारे फार्मूले मिल गए। इसके बाद हम सबके नाम लिखना चाहेंगे कौन क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आइए यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, v क्या है, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव मात्रक वोल्ट, ब्रैकेट में मात्रक भी लिख देना है। ठीक है, और r क्या है, प्रतिरोध। ठीक है, इसका मात्रक ओम होता है, ओम, ओम का सिंबल ये बनता है। ठीक है, इसे हम लोग ओम कहेंगे। ठीक है, ओम का सिंबल है। उसके बाद Q क्या है, आवेश है। ठीक है, इसका मात्रक कूलाम, C से क्या है, कूलाम। नेक्स्ट T क्या है, समय, समय का मात्रक सेकंड। अगला जैसे ये हो गया। इसके बाद और भी हम देखना चाहते हैं। R क्या हो गया, T हो गया। I क्या है, I वैद्युत धारा, वैद्युत धारा जिसे हम लोग I कहेंगे। एम्पियर, क्या कहेंगे, एम्पियर। I होता ना वैद्युत धारा को हम लोग, इसका मात्रक एम्पियर होता है। और इसके बाद क्या है, सभी तो हो गया प्रॉक्सी। H क्या है, वैद्युत ऊष्मा, वैद्युत ऊष्मा, इसका मात्रक कैलोरी होगा। क्या होगा, कैलोरी। उसके बाद क्या है, W क्या है, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, इसका मात्रक क्या होगा, जूल होगा। ठीक बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग है वैद्युत शक्ति। आइए देखते हैं वैद्युत शक्ति क्या होती है। आपकी स्क्रीन पर बेटा इसकी परिभाषा लिखा है, इसको आप पढ़ लें वीडियो को रोक कर। कह रहा है किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के रूप में क्षय होने की दर, ठीक है, को वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि फार्मूला भी लिखा है, वैद्युत शक्ति बराबर व्यय वैद्युत ऊर्जा और समय। ठीक है, आइए इसके हम फार्मूले को समझते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे थोड़ा सा रोशनी बढ़ा दे ताकि आप लोग क्लियर नज़र आए। जैसे इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, अभी हमने डिफिनेशन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, P बराबर W/T, ये फार्मूला होता है इसका। ठीक है, अगर ये फार्मूला होता है, अब आपको W के सारे मान अभी इससे पहले बता चुके हैं। ठीक है, चलिए पहला मान W का क्या होता है आप जानते हैं, बताइए, V/Q। ये मान यहाँ रखो बेटा। जब यहाँ रखेंगे तो P का मान क्या आएगा, अगर W का मान यहाँ रखेंगे तो P का मान आएगा V/Q/T, एक नया फार्मूला मिल जाएगा। अब एक W का और मान होता है, आप जानते हैं क्या होता है, W मान होता है VIT। अगर ये मान इसमें रखेंगे W की जगह तो एक नया फार्मूला बन जाएगा। क्या होता है, W का मान है VIT/T, तो बेटा यहाँ पर T से T क्या हो जाएगा, कैंसल, तो P की एक नया फार्मूला बन जाएगा VI। ठीक है, एक ये फार्मूला मिल गया हमको। इसी प्रकार एक W का मान आप और जानते हैं जो कि प्रूव कराया था। W बराबर क्या था बताइए, I²RT। अगर ये मान हम रखते हैं तो एक फार्मूला हमको और मिल जाएगा बेटा, P बराबर W का मान क्या मिलेगा, V वाला मान रखेंगे तो I²RT/T, T से T कैंसल, तब एक P का फार्मूला हमको मिल गया और P बराबर I²R, क्या मिल गया बेटा, I²R। ठीक है, और एक फार्मूला हम आपको और बताएंगे W का, एक यहाँ बता दे रहे हैं, वहाँ नोट कर देना। एक W का फार्मूला है V² ना था, V²T/R, क्या था, V²T/R, ऐसा भी फार्मूला एक था। अब यहाँ मान अगर रखेंगे W का तो P बराबर आ जाएगा, देखिए W का मान क्या है, V²T/R, अब फार्मूले में बटे में T है, T से T कैंसिल, तो P बराबर फार्मूला हो गया V²/R। एक फार्मूला ये हो गया बेटा वैद्युत शक्ति। जितने हमने बॉक्स बनाए हैं उस सारे फार्मूले आप वैद्युत शक्ति का याद कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद P का मात्रक क्या होता है, P का मात्रक क्या होता है भाई, वाट। वीमा निकालना है, ये P का वीमा क्या होता है,
देखिए हम इससे पहले आपको डब्लू का बीमा नहीं बताया था, वैद्युत ऊर्जा का बीमा नहीं बताया था। आइए वैद्युत ऊर्जा का मात्रक बीमा यहाँ देख लेते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए इसकी मात्रक तो जूल होता है, डब्लू का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जो होता है वो जूल होता है। क्या होता है, जूल। और डब्लू का बीमा अगर देखें तो वो होता है mL²T-2, ये बीमा होता है। अब अगर P का बीमा निकालना है तो देखिए डब्लू और समय, डब्लू का बीमा क्या है, mL²T-3 है, और डिवाइड में समय का बीमा स्क्वायर है ये। अब ये T, अब ये ऊपर जाकर तो माइनस हो जाएगा ना, तो हो जाएगा mL²T-3 हो जाएगा, ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम ये समझेंगे बीमा। और एक चीज़, एक नोट, 1 वाट बराबर होता है 1 जूल बटे सेकेंड। ठीक है, ये फार्मूला भी होता है 1 जूल में ना, इसको याद कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग है आपके हेडिंग पर विशिष्ट प्रतिरोधकता। तो बच्चों ये हेडिंग क्या है, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर मैं इसकी परिभाषा दे रहा हूँ, आप वीडियो को रोक कर नोट कर लो। आइए मैं इसको एक बार रीड करता हूँ। ठीक है, किसी चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा धारा घनत्व जे के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि फार्मूला आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो पहले बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर हम इसके डेरिवेशन को समझाने चल रहे हैं। चलिए बच्चों, आप लोग जानते हैं, अभी परिभाषा में बताया था मैंने, रो बराबर क्या होता है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बटे धारा घनत्व जो कि जे होता है। ये फार्मूला भी हमने बताया है परिभाषा में। ठीक, अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। आप लोग जानते होंगे ई बराबर क्या होता है, चूंकि का साइन बनाइए, ई बराबर क्या होता है, एल, वी बटे एल आप पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, आपने जैसा कि परिभाषा में बताया था, रो बराबर होता है ई बटे जे, इतना तो पढ़ा था। अब ई बराबर फार्मूला होता है वी बटे एल, ये वोल्ट होता है, ये लंबाई होता है। क्या होता है, ये होता है विभव और ये होती है लंबाई। ठीक है, ये फार्मूला पढ़ें, वी बटे एल, ई बराबर, ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र भी पढ़ सकते हैं। तो अब जे बराबर ये फार्मूला होता है, ये दोनों मान यहाँ रखते हैं। तो वी का मान है क्या, रो बराबर, देखिए ई का मान है वी। अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे ई और जे का मान रखने पर, ई और जे का मान जो है यही यहाँ पर रखेंगे। जब हम यहाँ रखेंगे मान, वी ई बराबर होता है वी बटे एल, उसके बाद जे का मान रखेंगे तो आई अपॉन ए आएगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसका यहाँ होगा। तो रो बराबर फार्मूला हो जाएगा वी ए बटे एल आई, ये हो जाएगा ना, जैसा कि बताया गया। अब आप देखेंगे ओम का नियम, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर कहता है कि नहीं। अब ये मान रखेंगे V का मान, तो V बराबर है आई, ये R है आई आर, तो आई आर ए बटे एल आई, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो बताइएगा अब। ठीक है, रो बराबर हो जाएगा राम अपाउन लक्ष्मण, मतलब आर ए बटे एल, ये एक फार्मूला आ गया, जहाँ आर क्या है, एल क्या है और ए क्या है, इतना तो आप बताएंगे। रो का नाम तो मैंने बता दिया, देखिए ऊपर आर क्या है, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध है। ठीक है, इसका मात्रक ओम होता है। ये है लंबाई, तार की लंबाई, इसका मात्रक मीटर होता है। यह है क्षेत्रफल, तार का क्षेत्रफल, तो जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है। ठीक है बच्चों, इतना नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, इसका मात्रा को बीमा भी देख लेते हैं इसीलिए। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं, रो का मात्रक, इसका मात्रक अगर देखना चाहते हैं तो मैं बता दूं, इसका मात्रक होगा ओम मीटर, ओम मीटर। क्यों, क्योंकि बेटा इसका ओम होता है, इसका मीटर स्क्वायर, इसका मीटर कट जाएगा तो ओम मीटर होगा। अब आर का बीमा अगर हम देखें, बीमा, तो बीमा बेटा इसमें सबसे पहले आपको आर का बीमा रखना पड़ेगा। आर का बीमा क्या होता है बेटा, आइए देख लेते हैं। प्रतिरोध का बीमा होता है mL² T-3
A-2 ये होता है इंटू L, लंबाई का L होता है। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ML³ T-3 A-2। तो ये बीमा आ जाएगा किसका, विशिष्ट प्रतिरोध का। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, आपके हेडिंग पे है विशिष्ट चालकता। आइए बच्चों, विशिष्ट चालकता की परिभाषा पढ़ते हैं और इससे आप वीडियो को रोककर नोट भी कर सकते हैं। कह रहा विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, चलिए बच्चों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला आपको दिया है, विशिष्ट चालकता बटे 1 विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, आइए मैं इसी को सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, तो इसका फार्मूला होता है सिग्मा बराबर, सिग्मा क्या होता है, विशिष्ट चालकता बटे रो। तो ये होता है फार्मूला सिग्मा बराबर 1/रो। ठीक है, अब हम ये समझिएगा ये क्या, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर मान रखने जा रहे हैं सिग्मा बराबर 1/रो। रो का फार्मूला क्या होता है बेटा, रो बराबर होता है राम अपाउन लक्ष्मण, बताया गया था RA/L, प्रतिरोध क्षेत्रफल बटे लंबाई। अब ये मान हम यहाँ रखते हैं रो वाला, तो 1/RA/L। तो देखिए ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 मानेंगे पहले। इसका करने का तरीका देखिए, इसका करने का तरीका ये होता है, देखिए रो बराबर 1/1 मानेंगे, ये बड़ा ब्रैकेट भाई 1 को 1/1 लिख सकते हैं, RA/L मान लेंगे। देखिए बीच वाले का मल्टीप्लाई बीच में होगा, नीचे वाले का सबसे ऊपर होगा, तो हो जाएगा L, एक कम L। ठीक है, अब इसका इसमें करेंगे तो RA, तो ये आ गया रो का फार्मूला। अब इसका मात्रक, रो का अगर हम मात्रक की बात करें तो होगा ओम इनवर्स, क्या होगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये हो जाएगा। और रो का बीमा की बात करें अगर, क्या, रो का बीमा, तो बेटा साइन चेंज हो जाएगा, जो भी था विशिष्ट से प्रतिरोध में उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे M विशिष्ट प्रतिरोध का क्या मात्रक था, रो का मात्रक पहले लिखिए आप, रो का मात्रक जो था वो था ML³ T-1 A-2, ये था। अब ये साइन चेंज कर दो, M-1 L-3, अब जो माइनस में उसे प्लस में कर दो, तो ये हो जाएगा किसका, विशिष्ट चालकता का मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध की मात्रक को इन्वर्स कर दोगे तो विशिष्ट चालकता का मात्रक आ जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोककर नोट कर लो। बच्चों अगली हेडिंग आपका है विशिष्ट चालकता एवं धारा घनत्व में संबंध। आइए इसका हम डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे विशिष्ट चालकता। आप अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना हमने, विशिष्ट चालकता क्या होता है बेटा, फार्मूला इसका सिग्मा बराबर 1/रो, बताया था, इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं। और विशिष्ट प्रतिरोध का उठाते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, इसका भी फार्मूला आपको पता होगा, क्या है बेटा इसका फार्मूला। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है, रो बराबर E/J। ठीक है, मान रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रो का मान रखने पर, रो का मान रखो बेटा। जब हम रो का मान रखेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा हमको, 1/ बड़ा ब्रैकेट रो का मान है E/J, ये हो जाएगा। अभी हम आपको एक बताया था मैथड कि अगर सिग्मा बराबर, ये बहुत छोटा है ना, तो ये तो बड़ा ब्रैकेट, तो 1 को लिख दो 1/1, फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट जो बीचों बीच में होता है उसके नीचे E/J। ठीक है, अब बीच का गुणा बीच में, नीचे गुणा सबसे ऊपर। ठीक है, तो सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा, J कम J/E, ये फार्मूला हो जाएगा, बोलिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम J का मान निकालें तो इंटू में जाएगा, सिग्मा इंटू E, तो ये एक फार्मूला मिल जाएगा हमको ना। वेक्टर डॉट भी लगा सकते हैं, J बराबर सिग्मा इंटू A भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो J वेक्टर सिग्मा इंटू वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये फार्मूला हो गया क्या, धारा घनत्व जो होता है विशिष्ट चालकता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के इंटू के बराबर होता है, समझ में आया। अब यहाँ लिख सकते हैं हम
क्या लिखेंगे बेटा, आइए देख लेते हैं। अब यहाँ लिख सकते हैं जो धारा घनत्व होता है, जो धारा घनत्व है वो विशिष्ट चालकता गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। ठीक है, तो बच्चों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और हम और भी टॉपिक केमिस्ट्री की वीडियो भी हम पूरी बनाने वाले हैं बहुत ही जल्द। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग आपके स्क्रीन पर है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है बच्चों, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है बच्चों, प्रतिरोधों का संयोजन, तो इसमें लिखोगे आप प्रतिरोध को निम्नलिखित बेटा, प्रतिरोध को निम्न दो विधि द्वारा जोड़ा जाता है। दो विधि द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, नंबर 1 पहले हम यहाँ पर समझाएं। नंबर 1 क्या है, श्रेणी क्रम, और नंबर 2 समांतर क्रम। ठीक है, अब हम पर हेडिंग डालेंगे श्रेणी क्रम का, इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, पहली हेडिंग हमारी है श्रेणी क्रम। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे आइए हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, जब अलग अलग प्रतिरोधों को जब अलग अलग प्रतिरोधों ठीक है, जब अलग अलग प्रतिरोधों का योगफल ठीक है, उसके तुल्य प्रतिरोध के बराबर हो तो उसे श्रेणी क्रम में माना जाता है। तो उसे श्रेणी क्रम में माना जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें हम, तो R बराबर R1 R2 R3। अभी इसका निगमन भी करेंगे बेटा इसके बाद। पहले यहाँ परिभाषा देख लेते हैं, फिर इसका हम निगमन भी करते हैं। ठीक है, ये हो गया श्रेणी क्रम की बात, लेकिन अभी हमें समांतर क्रम भी देना है। ठीक है, समांतर क्रम। अब देखिए समांतर क्रम का क्या मतलब होता है बेटा, जो आप लिखे हैं जब अलग अलग प्रतिरोधों का योग फल उसके तुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है तो उसे श्रेणी क्रम में माना जाता है। अब लिखेंगे जब अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम का योग ठीक उसके तुल्य ठीक है, तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है तो उसे किस क्रम में मानेंगे, तो उसे समांतर क्रम में माना जाता है। ठीक है, इसका अगर हम उदाहरण की बात करें, देखिए बेटा 1/R ये है तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम बराबर 1/R1 1/R2 1/R3। ठीक है बच्चों, ये हमारी जो है फार्मूला है। तो बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर इसके बाद हम चलते हैं इसके निगमन की तरफ। क्या कह रहा है इसका निगमन।
प्रतिरोध के श्रेणी क्रम का निगमन। श्रेणी क्रम आप लोग जानते हैं R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, इसका निगमन करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ, पहले उसको देख लीजिए। चलिए बच्चों, इसका निगमन करते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा है, माना श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3, इनमें प्रवाहित धारा I है तथा इनके सिरों के बीच विभवांतर V1, V2 और V3 हैं। ठीक है, आइए एक बार डायग्राम को हम और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ये एक प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध ये है, अब एक प्रतिरोध ये, 3 प्रतिरोध है। ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। R1, R2 और R3 इनके प्रतिरोध हैं। ये A पॉइंट से B पॉइंट है। ठीक है, अब V से C है और C से ये वाला पॉइंट हमारा, इसको हम D मान ले रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम D मान ले रहे हैं। इसे एक बैटरी से जोड़ दे रहे हैं। किससे जोड़ दे रहे हैं? बैटरी से। ठीक है, या प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। देखिए ये वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस। बड़ा वाला जो है वो प्लस मान लेना, छोटे वाले को माइनस। अब ये करंट इसमें बहेगा I एम्पियर की करंट। इसका विभव V1, इसका विभव V2, इसका विभव V3। ठीक है, ये विभव यहाँ तक होगा जहाँ तक ये तार होगा। ठीक है, ये विभव है। ठीक है, ये इनके विभव हो गए। अब हम क्या करेंगे बेटा? निगमन करेंगे। कैसे निगमन करेंगे? आइए देखते हैं। लिखेंगे अतः कुल धारा, कुल विभव, अतः कुल विभव। तो कुल विभव का मतलब बेटा होगा V बराबर V1, V2 और V3, ये होगा। इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं हम। अब ओम का नियम आपने पढ़ा ही होगा। ओम का नियम से, ओम के नियम ने क्या कहा था? V बराबर IR होता है, आप जानते हैं इसको। अच्छा, इसी प्रकार AB तार के लिए, A व B तार के लिए, अगर इसके लिए बात करें तो के लिए विभव तो क्या होगा? V बराबर IR है, तो AB के बीच का विभव क्या है? V1 है, और प्रतिरोध क्या है? R1 है। अच्छा, AB के बाद आता है BC। B व C तार के लिए, BC तार के लिए भी लिख सकते हैं ना, B व C सिरे के लिए, BB तार के लिए विभव, तो V2 IR2 होगा ना, या तो CD, या डैश लगा दो यहाँ पर, AB BC CD तार के लिए विभव V3 बराबर IR3। ठीक है, अब यहाँ मान रखेंगे। क्या लिखेंगे हम? आइए देखते हैं। मान सभी का पता चल गया। V, V1, V2, V3 का मान रखने पर, अगर हम मान रखें सबका तो क्या आएगा? देखो, मान रखने पर समीकरण 1 में, कहाँ पर? समीकरण 1 में देखिए बेटा, V का मान क्या है? IR रख दो, बराबर V1 का मान क्या है? IR1 रख दो, देखो IR1। V2 का मान क्या है? IR2 क्या है? प्लस IR2। V3 का मान क्या है बेटा? IR3। I कॉमन कर लो, I कॉमन हो गया। R1 प्लस R2 प्लस R3, I से कट गया। अब जो मेरे पास बचा क्या है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बच्चों ये निगमन हो गया। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट करो, फिर इसके बाद हम समांतर क्रम का निगमन कराते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर समांतर क्रम है। ठीक है बेटा, समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये होता है बेटा फॉर्मूला। इसका हमें निगमन करना है। कैसे निगमन करना? आइए आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, कुछ लिखा हुआ। क्या लिखा है? माना समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3 हैं तथा इनमें प्रवाहित धाराएं I1, I2 व I3 है। जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है, A व B के बीच जो विभव है वो सेम है, प्रतिरोध अलग है और धारा अलग है। ठीक है, देखिए एक बार हम आपको और समझा दे रहे हैं। एक प्रतिरोध ये है, इसी से एक प्रतिरोध और भी लगा है,
और इसी से एक प्रतिरोध और भी है, ठीक है। इसे एक बैटरी से जोड़ दे रहे हैं हम, ठीक है, ये प्लस ये माइनस। अब इसमें आई एम्पियर की धारा बहेगी, आई इधर I1 चला जाएगा, इधर I2 जाएगा, अब इधर I3 जाएगा। इसका मान R1, इसका मान R2 और इसका मान I3। अब इन सबके विभव समान होंगे बेटा, सबके विभव क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अब एक काम करते हैं, इतना होने के बाद हम ये देखेंगे, अतः कुल धारा, अतः कुल धारा, अतः कुल धारा, कुल धारा क्या होगा, I बराबर I1 I2 और I3। समीकरण 1 मान लेंगे हम। आइए सबका मान निकालते हैं ओम के नियम से। ओम का नियम, ओम का नियम क्या था, V बराबर I आया था। I का मान निकालेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, V/R आया कि नहीं, बोलो। अब हम यहाँ पर सबका मान निकालेंगे, किसका किसका मान निकालेंगे, आइए देख लेते हैं। R1 प्रतिरोध के लिए धारा, के लिए धारा, तो क्या होगा, I1 बराबर, भाई I1 का मान निकालेंगे, I1 बराबर V/R1 होगा, भाई वो विभव सेम है। R2 प्रतिरोध के लिए धारा, I2 बराबर V/R2। R3 प्रतिरोध के लिए धारा, I3 बराबर V/R3। इतना होने के बाद अब हम एक यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या, I, I1, I2, I3 का मान रखने पर, का मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो I का मान क्या है, V/R। I1 का मान क्या है, V/R1। I2 का मान क्या है, V/R2। I3 का मान क्या है, V/R3, ठीक है, यही तो है मान इनके। अब क्या करेंगे, V कॉमन कर लेंगे। जब V कॉमन हो जाएगा तो 1/R1, 1/R2 और 1/R3 हो जाएगा। V से V कैंसल, 1/R बराबर 1/R1, 1/R2 और 1/R3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, वैद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। बच्चों स्क्रीन पर परिभाषा भी दे दिया है, आप वीडियो को रोक कर पहले अच्छे से पढ़ लें। आइए मैं क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ, इसके आंसर को भी बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश या धारा के प्रवाह को नियंत्रण बनाए रखती है। नोट, वैद्युत सेल वैद्युत ऊर्जा का एक स्रोत है, ठीक है बच्चों। इतना पहले वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर इसके बाद की हम लिखवाते हैं। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। सेल के प्रकार, सेल कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, सेल जो है 2 प्रकार के होते हैं, जैसे प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। बच्चों प्राथमिक सेल क्या होता है, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लें। वे सेल जो सीधे रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। इन्हें दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता है, जैसे डेनियल सेल या सूक्ष्म सेल। जैसे बेटा जो घड़ी में जो सेल लगता है, इन सबको आप दोबारा नहीं चार्ज कर सकते हो, जो एवर रेडी होता है इन सबको। द्वितीयक सेल क्या होते हैं, जैसे फ़ोन बैटरी वाले, ठीक है। वे सेल जिन्हें बार बार आवेशित किया जा सकता है उन्हें द्वितीयक सेल कहते हैं, जैसे सीसा संचायक सेल, ठीक है बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। अगली हेडिंग आपकी स्क्रीन पर है, सेल का विद्युत वाहक बल, ईएमएफ ऑफ सेल। आइए बच्चों, इसकी भी परिभाषा मैंने आपकी स्क्रीन पर दे दी है। क्या कह रहा है परिभाषा, एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ, पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका फार्मूला होता है
E बराबर W/Q, जहाँ E विद्युत वाहक बल है, W है किया गया कार्य, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, और इसका मात्रक क्या है बेटा, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। अगली हेडिंग आपकी स्क्रीन पर है टर्मिनल विभवांतर। ये क्या होता है बच्चों, किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रभावित करने के लिए किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, V बराबर W/Q। बच्चों इसका मात्रक और बीमा वही होता है जो विभव का होता है, नोट कर लो। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग है विभव पतन। बच्चों विभव पतन क्या होता है, एकांक आवेश को आंतरिक परिपथ में प्रभावित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को विभव पतन कहते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसे V डैश से प्रदर्शित करते हैं। V डैश बराबर होता है W आंतरिक वर्ग जो होता है और डिवाइड बाई Q बटे आवेश। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये क्या कहता है बच्चों, सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। अगली हेडिंग आपकी स्क्रीन पर है सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। किन किन बातों पर निर्भर करता है, आइए देखते हैं। नंबर 1, सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट इसका है यह घोल द्वारा घेरे गए प्लेटों के क्षेत्रफल के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा पॉइंट है यह वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता के बढ़ने पर बढ़ता है। और चौथा पॉइंट है यह वैद्युत अपघट्ट तथा प्लेटों के पदार्थों पर निर्भर करता है। नोट क्या है बेटा, इसमें नोट भी पढ़ लीजिए। सेल का आंतरिक प्रतिरोध नियत रहता है, बल्कि सेल को उपयोग में लाते रहने पर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, इसके बाद वाली जो डेरिवेशन है हम इस वीडियो 3 में ले आएंगे, पार्ट 3 में लाएंगे। आप तब तक इस वीडियो को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। धन्यवाद।